नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज हम इंडिया गठबंधन को लेकर बात करेंगे। इसमें कुछ नेता रूठे हुए हैं, कुछ नेता अपनी अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी ने आज सबसे आगे बढ़कर एक बार फिर गठबंधन को सक्रिय करने की मुहिम शुरू कर दी है। बताया गया है कि उन्होंने सबसे पहले टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी से बात की है और उनसे कहा है कि इस तरह की कोई बात नहीं है कि आपको इग्नोर किया है या आपसे बगैर पीछे कोई पूछे कोई बात की गई है। आप बैठक में आइए और आपसे पूछकर ही अब हम अगली तारीख तय करते हैं। तो आज मीटिंग होनी थी इंडिया गठबंधन की, और वो मीटिंग अब 17 तारीख को होगी। और मैं समझता हूं कि राहुल गांधी ने ममता बनर्जी को मना लिया है इस बात के लिए। अब पता ये भी चलता है कि बंगाल के कुछ लोग ममता बनर्जी को पीएम का उम्मीदवार बनाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि उनका दावा है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी को हराने के लिए, बीजेपी को तहस नहस करने के लिए वही एक दमदार नेता है। और इसी तरह से नीतीश कुमार के भी कुछ लोग दिल्ली और पटना में बैठकर उन्हें पीएम बनाने की मुहिम चलाने लगे हैं, और इसी वजह से नीतीश कुमार भी आज की मीटिंग में नहीं आए और उन्होंने एक बहाना किया कि उन्हें बुखार है। हालांकि वो टीवी पर आए तब उन्हें नहीं लग रहा था कि वो बुखार में हैं, लेकिन उन्होंने एक लंबा चौड़ा भाषण दिया और अपनी बात कही। खैर, वो भी अब लाइन पर हैं और मैं समझता हूँ अगली 17 तारीख की बैठक में आ सकते हैं। अब तीसरा जो मोर्चा खोले हुए हैं वो हैं अखिलेश यादव। अखिलेश यादव का मोर्चा खोलना मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं से मुझे वाजिब लगता है, क्योंकि कांग्रेस के कुछ नेताओं ने, जिनमें मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ और यूपी के प्रदेश अध्यक्ष मिस्टर राय, इन लोगों ने कुछ अपनी औकात से बढ़कर के अखिलेश यादव को कुछ टीका टिप्पणी की हैं। वो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को नागवार गुजरी हैं और इससे इंडिया गठबंधन का जो एक छोर है, जो सबसे मजबूत छोर कहा जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश को आप जानते हैं यहाँ 80 सीटों वाला प्रदेश है, और इसमें भले ही पिछला लोकसभा चुनाव समाजवादी पार्टी के लिए कमज़ोर रहा और केवल 5 सीटें मिली, लेकिन वर्तमान में उसके पास 130 से ऊपर विधानसभा क्षेत्र है। और उनको भी देखा जाए तो मैं समझता हूँ प्रत्येक इलाके में 130 को 5 से भाग दिया जाए तो मैं समझता हूँ कितना बैठता है, 60-65 के आसपास सीटें समाजवादी पार्टी के पास होनी चाहिए। और इसी के बलबूते आज समाजवादी पार्टी ने 3-4 जगह तो अपने प्रत्याशी फिट भी कर दिए हैं, और उनकी तरफ से ये डिमांड आ रही है कि अब इंडिया गठबंधन की जो भी बैठक हो उसमें सबसे पहले सीटें तय की जानी चाहिए कि कौन पार्टी कहां से चुनाव लड़ेगी, अन्यथा अगली बैठक का भी कोई मतलब नहीं रह जाएगा। आपको अब हम बताते हैं कांग्रेस की बारी है। कांग्रेस भले ही 3 राज्यों में चुनाव हार गई है, लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि राहुल गांधी ने जब से इंडिया गठबंधन बना है तब से कभी भी किसी भी पार्टी पर, किसी भी राजनीतिक दल के नेता पर लूज टॉक नहीं किया है।
ये एक बहुत बड़ी बात है। हालांकि मध्य प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं कमलनाथ, उन्होंने जब राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को पूरी तरह से एक किनारे करके अपने लोगों को टिकट दिया, और यहाँ तक पता चला कि टिकटें कुछ बेची भी गई हैं उनके कुछ साथियों के द्वारा, और इस वजह से भी चुनाव में हार हुई है। तो खैर ये तो एक अलग पार्टी की भीतरी बात रही, लेकिन अखिलेश यादव के प्रति जो अभद्रता की गई उस पर अखिलेश यादव के कार्यकर्ता और अखिलेश खुद नाराज हैं। इस मामले में ज़रूर गलती हुई, लेकिन उस समय यह देखा गया कि शायद मध्य प्रदेश में कांग्रेस लौट रही है, सरकार बना रही है, इसलिए वो कमलनाथ को भी नाराज़ नहीं करना चाहते थे, और इसी के तहत उन्होंने फिलहाल एक चुप्पी जैसा माहौल बना लिया। लेकिन आज स्थितियाँ पलट गई हैं, उलट है पूरी तरह से। कमलनाथ का जो खेल है वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है, और सोनिया गांधी ने तो कमलनाथ को तत्काल हटाने की वार्निंग भी दे दी है कि उसे हटाया जाए और वहाँ पर कोई दूसरा व्यक्ति कांग्रेस का नया चेहरा लाया जाए। वैसे भी कमलनाथ अब 77 साल के हो चुके हैं। मान लो अगला मध्य प्रदेश में चुनाव होगा भी 5 साल बाद, तो वो उस समय 82 साल के हो जाएंगे, और वो क्या करेंगे कुछ भी नहीं मालूम। हम जानते हैं कि 77 साल के कमलनाथ ने इस चुनाव में जो किया वो सबके सामने है। बताते हैं कि वो 10 बजे चुनाव प्रचार के लिए निकलते थे और शाम को 6 बजे अपने घर में आ जाते थे। तो अब ऐसा व्यक्ति क्या चुनाव प्रचार करेगा आगे चल के? इसलिए मैं समझता हूँ ये एक शुभ संकेत ही कहा जाएगा कि कमलनाथ को तत्काल रिटायर कर दिया जाए और वहाँ पर कोई पार्टी का नया अध्यक्ष घोषित किया जाए। हालांकि इस मामले में हम बता दें कि इंडिया गठबंधन की जो बातें थी, घोसी में कांग्रेस ने प्रत्याशी नहीं उतारा, और उसका असर ये रहा कि घोसी चुनाव समाजवादी पार्टी ने जीता। और लेकिन इसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं कि इंडिया गठबंधन ने हर जब गठबंधन बना है तो हर चीज़ पर मैं समझता हूँ गठबंधन का असर होना चाहिए। उत्तराखंड में समर्थन नहीं मांगा, समाजवादी पार्टी वहाँ लड़ी तो वो सीट कांग्रेस हार गई, वरना सपा और कांग्रेस के वोट मिला लिए जाएं तो उत्तराखंड की सीट निकल रही थी। इसी तरह से यदि अखिलेश यादव ने 5 या 6 सीटें मध्य प्रदेश में मांग ली तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ता। मान लीजिए मध्य प्रदेश में 5 या 6 सीटें अखिलेश यादव जीत भी जाते तो वो कहाँ जाते? बीजेपी को तो समर्थन नहीं करते, अंततः कांग्रेस को ही समर्थन करते और सरकार में हिस्सेदारी होती। लेकिन कमलनाथ ने उनकी एक भी नहीं सुनी और उनको गठबंधन में साझेदारी नहीं दी। आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में बहुत सारा इलाका ऐसा है जहां समाजवादी पार्टी का व्यापक रूप से वोट बैंक है। आप कहीं से भी उठा करके देख लीजिए, आप भिंड देख लीजिए, आप दतिया देख लीजिए, आप मुरैना देख लीजिए, ग्वालियर देख लीजिए, शिवपुरी देख लीजिए और गुना देख लीजिए। यादवों की भरमार है वहाँ पर। झांसी से और ललितपुर से लगे हुए छतरपुर इलाके हैं, जो महुआ से लगे हुए जो सीमावर्ती राज्य जिले हैं, उन सब में यादवों की भारी मात्रा भरमार है और समाजवादी पार्टी को वो वोट करते हैं हमेशा से। ऐसे में समाजवादी पार्टी को मध्य प्रदेश में इग्नोर करना कांग्रेस के लिए भारी पड़ा है। अब आप चाहे कुछ भी कहें कि ईवीएम का खतरा, ईवीएम की वजह से हारे, ठीक है, ईवीएम एक अपनी जगह इशू है, उसको मैं समझता हूँ इंडिया गठबंधन को वर्तमान में एक इशू बना करके सारे दलों को कहना चाहिए चुनाव आयोग से मिल करके कि भाई हम अब अगला इलेक्शन बैलेट पर लड़ेंगे, ईवीएम पर नहीं लड़ेंगे। हालांकि ये बात चुनाव आयोग के ऊपर डिपेंड करती है। चुनाव आयोग एक स्वयं अपने आप में बॉडी है, वो कुछ भी निर्णय ले सकती है, कुछ भी कर सकती है। इसलिए मैं समझता हूँ कि वो बात मानी जाती है नहीं मानी जाती है वो बात का विषय है, लेकिन सभी दलों को इकट्ठा होकर के चुनाव आयोग को अप्रोच करनी चाहिए। हालांकि एक किस्सा मैं बता दूं कि जिन जिन राज्यों में
गैर बीजेपी सरकार है उनमें तमिलनाडु है, केरला है, आपका कर्नाटका है, और अब तो तेलंगाना भी आ गया है, और हिमाचल है, पश्चिम बंगाल है। इन राज्यों के चीफ मिनिस्टर ये लिखित में बाकायदे कहते हैं कि हमको चुनाव नहीं लड़ना है आपके हिसाब से। आपके हिसाब से मीन्स आपके ईवीएम मशीन के जरिए हम चुनाव नहीं लड़ पाएंगे अगला लोकसभा का। तो इस पर मैं समझता हूँ चूँकि वो सरकारें हैं, चुनाव आयोग को की मजबूरी हो जाएगी कि वो बैलेट पर चुनाव कराए। तो सारी दुनिया में पता चल जाएगा कि भाई जहाँ जहाँ बैलेट पर चुनाव नहीं लड़ा जा सकता, जो सरकारें नहीं लड़ सकती, वहाँ पर चुनाव बैलेट से होना चाहिए और बाकी राज्यों में मशीन से चुनाव होना चाहिए। तो आपको एकदम से अगले 2024 के चुनाव में ये सारी स्थिति क्लियर हो जाएगी, ईवीएम मशीन खराब है या बैलेट की पोजीशन खराब है, जो भी है। तो मैं समझता हूँ इस तरह का इंडिया गठबंधन को अब ये इशू नहीं बनाना चाहिए कि कांग्रेस 3 राज्यों में चुनाव हार गई है। ठीक है, वो चुनाव हार गई है, लेकिन एक राज्य उसके हाथ में आ भी गया है। और मैं समझता हूँ राहुल गांधी की जो यात्रा थी उसके बाद 3 राज्य उसने भारतीय जनता पार्टी से छीने, ये बहुत बड़ी बात है। और बाकी चुनावों में गड़बड़ियाँ धांधलियाँ हुई हैं, उसके लिए मैं समझता हूँ आज कांग्रेस समर्थक जो एडवोकेट्स हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दस्तक भी दी है और शायद कुछ बातें हुई हैं, लेकिन अभी उसका कोई फ़ायदा निकलता दिखाई नहीं दे रहा है। ये बात सामने अभी नहीं आई है। हालांकि नरेंद्र मिश्रा एक वकील हैं जो आज उन्होंने फिर कहा है और पुरानी अपनी बात को दोहराया है कि मैं रात को ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ साहब से मिला था। तो ये सारी चीज़ें एक अलग पहलू है। इंडिया गठबंधन को किसी भी पार्टी के आदमी को आकर के इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए जिससे गठबंधन को नुकसान पहुंचे। हालांकि मैं समझता हूं पूरे इंडिया गठबंधन के सारे दलों को मिलाकर के एक प्रवक्ताओं की टीम बनानी चाहिए। वो प्रवक्ताओं की टीम वही बात करे जो गठबंधन में तय होती है। बाकी बातें जो बड़े बड़े लीडर हैं वो कहते हैं या कोई बात करते हैं तो वो भी मैं समझता हूँ कह सकते हैं, लेकिन एक लाइन होनी चाहिए प्रेस से बात करने की और प्रेस को मजबूर करना चाहिए कि उनको छापे। हालांकि अब देखिए क्या होता है। 17 तारीख को फिर बैठक बुलाई गई है। आज की बैठक तो रद्द कर दी गई थी और 17 तारीख को फिर इंडिया गठबंधन की बैठक होगी। तो हम आपके सामने अब अगली जो कोई भी हलचल इंडिया गठबंधन में होगी आपके सामने लाएंगे। और आप अब मेरे वीडियो को, जो आज का ये वीडियो है, इसे शेयर करें, लाइक करें और सारे लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को शेयर भी करें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मेरी ताकत आपके मेरे इस वीडियो को देखने से, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने से, लाइक करने से और फॉलो करने से ही बढ़ती है। मैं आपके सामने अगली बारी फिर नए वीडियो के साथ मिलूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।